हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आज हम डीएसएसबी का आपका कंप्लीट डिटेल में सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है। ठीक है, अभी तक हमने जो है ये देखा है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी करनी है, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। उसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो आपकी क्या थी। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम डिटेल वाला सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है, और वही सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ताकि जो है, क्योंकि आप ऑफिशियल जब तक आप प्रॉपर सिलेबस नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता होगा, तो आपको जो है एग्जाम को एनालिसिस करना और क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, देखो भाई, सिलेबस आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि कई समटाइम क्या होता है कि हम जब ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो देखते हैं अरे इतना ज्यादा सिलेबस। करने वाली बात नहीं है, जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ये सिलेबस भी बहुत इजी लगेगा, जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। अगेन जो है, अगर आपको डीएसएसबी का एग्जाम देना है तो वही आपके पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो दो पार्ट होंगे। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। और इन पार्ट्स में जो है आपका वही है, सेक्शन ए में रहने वाला है भाई आपका ये 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके ये 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो इन पांच सब्जेक्ट में भाई आपका क्या है, ये देखो भाई, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, और ये जो है वो आपका 100 मार्क्स का है। इसके साथ ही जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, वो भी हम 100 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि जो आपका कंप्यूटर साइंस वाला जो पार्ट है वो भी 100 का रहेगा, और साथ में जो आपका सेक्शन 1 है या पार्ट ए जिसको कहो, वो भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये तो हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला आप रीजनिंग है, 20 मार्क्स का होगा और 20 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, जिससे बच्चे भागते हैं, मतलब क्योंकि ये लगता है कि 20 नंबर में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपकी स्टैटिक जीके भी आ जाती है। ठीक है, स्टैटिक जीके भी आ जाती है, साथ में करंट अफेयर भी आपको करना होता है। फिर उसके बाद जो पॉलिसी वगैरह जो होती है वो भी आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो कई बच्चे जो है इस छोड़ते हैं कि भाई इसको छोड़ देते हैं, तुक्का लगाएंगे, लेकिन तुक्का नहीं लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और बहुत ही कम बच्चे होते हैं भाई, क्योंकि अदरवाइज ऐसा रहेगा कि आप जितने तुक्के लगाओगे उस मुश्किल से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस है। तो भाई अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो आप इस वाले पार्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस वाले पार्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर है आपका हिंदी, जिसमें जिसमें आपकी कंप्रीहेंशन भी आएंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस वगैरह जो आप छाटते हो वो भी आएगा। ठीक है, तो आप इसमें भी जो है आराम से मानो भाई 10+ तो लेना ही है, क्योंकि आपको पार्ट ए में जो है 70 का स्कोर करना पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि मुझे इन 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स लेने हैं, चाहे आप किसी में पूरे लो, कहीं से भी आप कटौती करो, कहीं से कहीं पर ज्यादा लो, कहीं पर कम लो, लेकिन आपको 70 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने हैं। ठीक है, उसके साथ ही लास्ट में रहता है आपका मैथ्स, जिसमें आपका नॉर्मल जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो आएगा, और आपका डीआई वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सब क्वेश्चन जो है वो 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और 20-20 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। तो टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस जो है वो भी आपका 100 मार्क्स का आएगा, और उसका जो सिलेबस है वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले जो आपका डिटेल सिलेबस है, ठीक है, तो डिटेल सिलेबस देख लेते हैं भैया आपका, ये रहा, ये आपका डिटेल सिलेबस है भैया आपका पार्ट ए का। ठीक है, तो पार्ट ए का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका मैथ्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि मैथ्स के अंदर जो है आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन आपको अच्छे से करना है, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क आ गया, तो ये वाला पोर्शन आपको काफी अच्छे से करना है, डिस्काउंट वगैरह आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑपरेशन ऑन अ नंबर, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड एंड डिस्टेंस, मैचुरेशन एंड डीआई। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो 17 to 18 मार्क्स जो है आराम से मैथ्स में ले सकते हो। ज्यादा आपको नहीं करना। आप टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल जो है, अगर आप इनको एक महीना भी डेली अगर आप मैथ्स को टाइम दोगे तो आप आराम से जो है इसको कवर अप कर जाओगे। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। ओके, उसके बाद है भैया आपका, उसके बाद अगर मैं बात करूं,
उसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस आता है, आपका रीजनिंग आता है, ठीक है। मैथ्स के बाद आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में देखो अगर आप कोई बुक फॉलो नहीं करना चाहते भाई, क्योंकि रीजनिंग में कई बच्चों की रीजनिंग अच्छी होती है, वो नॉर्मल बिना पढ़े भी अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको करना क्या है, रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जहां जहां आपकी रीजनिंग आती है टीचिंग एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, जिससे आपको सारे जो है क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता चल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग के तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ पर आएगा आपका डिफरेंसेस, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, जजमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। तो ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है रीजनिंग का। तो ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पर भी आप 17 to 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में 35 मार्क्स स्कोर कर लोगे तो आप ये समझ लेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 70 मार्क्स तो हर हाल में पार्ट ए के अंदर लेने हैं, ठीक है। ओके भाई, अब देखो भाई, अब आता है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, तो जनरल अवेयरनेस में आपका आएगा साइंटिफिक रिसर्च। देखो अगर सीधी सीधी बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके, जिसमें जो पॉलिटी वाला है, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, वो आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल में से समटाइम क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके साथ ही जो आपके साइंटिफिक रिसर्च है, स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिटी वाला तो आपको करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। तो लास्ट है जो 4-5 मंथ्स का जो करंट अफेयर होगा वो आपको करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके, इसके साथ आपका मैथ्स, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश रह गया भाई, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश रह गया, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये रहा आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश की बात करें, दोनों का सेम ही है भाई, इंग्लिश और हिंदी का। वोकैबुलरी हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है। उसके साथ ही आपका सेंटेंस करेक्शन हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस करेक्शन जो है, जैसे एरर्स दे देगा, जैसे आपके आर्टिकल हो गए, मोडाल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेज हो गए। तो आपको जो एक तरीके से जो बेसिक ग्रामर है, जो आप 9 to 10th पढ़ते आए हो, ठीक है, 9 to 10th आपने जो पढ़ी है उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये भी कर लेते हो, साथ में पैराग्राफ का भी जो है, पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ जो होते हैं वो भी आएंगे, तो आप जो है अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो भी। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे हिंदी और इंग्लिश में, तो भी आप यहाँ पर जो है एटलीस्ट ये करो 12+ तो आप लो, ठीक है। 12 मार्क्स भी लेते हो तो 24 यहाँ से हो गए। और करंट अफेयर्स, सॉरी, अगर आप उसमें से आप 10 लेते हो तो 34 यहाँ से हो गए, और 36 या 35 आप ऊपर से स्कोर कर रहे हो, तो एक ये अच्छा स्कोर है आपका पार्ट ए का, ठीक है। मतलब मिनिमम मार्क्स लगाए मैंने, मिनिमम जो है आपका मैंने जीएस में लगाए हैं 10 मार्क्स, ठीक है। हिंदी में 12 लगाए हैं, इंग्लिश में 12 लगाए हैं, वैसे इससे ज़्यादा जो है नॉर्मली आप ले सकते हो, मिनिमम लगाए हैं। और मैथ्स और रीजनिंग में जो है मैंने 18 लगा लो, या फिर आप 35 लगा लो, दोनों में, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आप 70 तक का आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा जो है अच्छा करोगे तो, ठीक है। क्लियर है अभी? पार्ट ए में अब ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट ए तो मोस्टली जो है आपको पता ही होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है अभी, मेन सब्जेक्ट है जो कि जिसको मैं पढ़ाती भी हूँ आप लोगों को, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये है आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। और कंप्यूटर साइंस की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहला आता है आपका आर्किटेक्चर, ठीक है। जब मैंने लास्ट वीडियो करवाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको 8 to 9 सब्जेक्ट बताए थे भाई, 8 to 9 सब्जेक्ट बताए थे, और जिसमें मैंने कहा था कि 80% सिलेबस जो है वो आपका यहीं से कवर अप होगा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज आप वहां पर जाके जो है उस वीडियो को चेक करें और अच्छे से देखें कि भाई मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट बताए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं उन सब्जेक्ट को रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि वो सब्जेक्ट इतने मेन है आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो कंप्यूटर नेटवर्क आता है, जिसमें आपके 10 से लेके 15 मार्क्स तक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यहाँ पर भी आप 10 से 15 इतने आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका डेटाबेस, डीबीएमएस, और आप एसक्यूएल कहोगे, यहाँ पर भी आप इतना ही स्कोर मान सकते हो, 8 से लेके 15 तक का, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर आता है, डेटा स्ट्रक्चर में वही 8 से लेके
13 लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपका डिजिटल आता है, डिजिटल में वही 5 to 8, ठीक है। उसके बाद HTML, CSS, ठीक है। उसके बाद HTML और CSS के बाद आपका क्या रह गया, C और C++ रह गया, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल रह गया, ठीक है। उसके साथ ही आपका रह गया है भाई इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ ही जो आपकी MS ऑफिस है, ठीक है, जो एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट है, वर्ड है, जो शॉर्टकट कीज होती हैं, ठीक है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में यूनिक्स और लाइनेक्स, ठीक है। यूनिक्स और लाइनेक्स में इतने ज्यादा नहीं बनते, लेकिन जो मेन ये जो सब्जेक्ट है आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 9 सब्जेक्ट हैं जो कि मैंने उस दिन बताया था, अगर ये कर लेते हो तो 80% मार्क्स आपके यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। साथ में जो आपके एक्स्ट्रा रह गए जैसे यूनिक्स और लाइनेक्स रह गया, उसके साथ ही जो है आपका जावा स्क्रिप्ट रह गया, VB वगैरह वाला पोर्शन रह गया, मल्टीमीडिया रह गया। तो ये सारे छोटे मोटे हैं जहां से आपका 1 1 नंबर का जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। लेकिन मेन सब्जेक्ट ये है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मेन सब्जेक्ट आपको पता चल गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अभी डिटेल सिलेबस के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है, ठीक है। ओके, सबसे पहले है आपका सिस्टम बस, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको करना क्या है, सिस्टम बसेस क्या होती हैं। बसेस में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, फंक्शंस, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, बस इंटरकनेक्शन, PCI, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरनल मेमोरी आता है, जो आपका कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, मेमोरी सिस्टम ओवरव्यू, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, एडवांस DRAM। देखो भैया, आपको ये पता है कि जो आपकी मेमोरी है उसमें आपका इंटरनल होता है, एक आपका एक्सटर्नल रहता है, ठीक है। इंटरनल में भी आपका रैम एंड रोम रहता है। फिर रैम एंड रोम के भी काफी सारे टाइप्स रहते हैं, कौन सी फास्ट होती है, कौन सी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है। DRAM का क्या काम है, DRAM कौन सी होती है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रोम की भी काफी सारी टाइप आती हैं, जिसकी समटाइम जो है एब्रीविएशन में से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रोम की जो P रोम हो गया, P प्रोम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके, ये आपका इंटरनल मेमोरी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इंटरनल मेमोरी का आपको ओवरव्यू देखना है। उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट आगे, इनपुट आउटपुट में आपके जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो क्या होंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स क्या होता है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके साथ ही जो है आपका DMA क्या होगा, इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोड्यूसर क्या होंगे, एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है नॉर्मल बेसिक है। देखो, इंटरनल मेमोरी आप कंप्यूटर फंडामेंटल कह सकते हो, क्योंकि ये बेसिक्स तो आप यहाँ से पढ़ते आ रहे हो। और इनपुट आउटपुट जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन से, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कौन से हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं है आपका सिलेबस, बहुत ईजी है। तो इसके साथ ही जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता है कंप्लीट। उसके बाद देखो भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू दे रखा है। अभी ओवरव्यू में क्या आएगा, कंप्यूटर अर्थमेटिक, जिसमें आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आएगा, जिसमें कहते हैं ना कि ये आपका जो CPU है उसका जो उसके अंदर क्या क्या रहता है, उसके अंदर आपका ALU रहता है, CU रहते हैं, रजिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। इंटीजर अर्थमेटिक हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक हो गया। उसके साथ ही आपका इंस्ट्रक्शन सेट आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेट में जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन, मशीन इंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ ऑपरेंट्स, टाइप ऑफ ऑपरेशन, एड्रेसिंग मोड, ठीक है। एड्रेसिंग मोड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर्मेट्स क्या होंगे, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, और पाइपलाइनिंग क्या होती है, ठीक है। विदाउट पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग के साथ किस तरीके से हम काम, किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, या फिर ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके, इसके बाद देखो भाई आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो हम पढ़ते आए हैं, अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आ क्या रहा है वो देखो। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है, गोल्स क्या है। उसके बाद जो इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है, टाइप्स क्या होंगी, जिसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसोर्स, OS स्ट्रेटेजी लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, ये सब क्या है, इसके टाइप्स हैं, ठीक है। उसके साथ कंप्यूटर वर्क स्टेशन, प्रोसेस एंड कंट्रोल, रियल टाइम सिस्टम, प्रोसेस एंड थ्रेड्स, यूजिंग फोक, ठीक है। समटाइम फोक की जो है पूछ लेगा कि फॉर्मूला क्या है, तो पूछेगा कि कितने हुए, ठीक है। ज्वाइन, क्विट, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई काफी सारा है भाई, आपका OS का सिलेबस है ना। तो उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका फैक्टर्स होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन क्या है, प्रोसेस मॉडल्स क्या है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। प्रोसेस का जो डायग्राम है मेन, ठीक है। उसके बाद कर्नल्स क्या होते हैं, मैथड्स ऑफ रिक्वेस्टिंग सिस्टम सर्विसेज, डिवाइस ड्राइवर क्या होंगे। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस ये जो सारे हैं, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गए,
डेडलॉक वगैरह हो गए, ये सब क्या है एक तरीके से जैसे हमने फंक्शंस देखे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, वही इसी की बात कर रहे हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट में आपका सर्विस मैनेजमेंट अप्रोचेज आ जाएंगी, बफरिंग आ जाएगा, डिवाइस ड्राइवर आ जाएंगे, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम व्यू ऑफ द प्रोसेस एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, प्रोसेस अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, रिसोर्स अब्स्ट्रैक्शन, प्रोसेस हिरार्की, ठीक है। तो ये आपके मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे कि किस तरीके से प्रोसेस को आप मैनेज करवाते हो, क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, वही सारी चीज़ें, ये चीज़ जो आपका प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वाला जो पोर्शन आ जाता है। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम व्यू, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज, प्रोसेस अब्स्ट्रैक्शन, रिसोर्स अब्स्ट्रैक्शन, प्रोसेस हायरार्की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आएगा आपका शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग में जो है आपके एल्गोरिथम्स आएंगे, शेड्यूलिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर। उसके बाद है आपका सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, डेडलॉक क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होते हैं, स्प्रेड मेमोरी, मल्टी प्रोसेसर मॉनिटर्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हो जो आपकी यूनिट है उसमें। उसके बाद आपका आता है डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें से, ठीक है। कंज्यूमर रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक्सटेंशन रिसोर्स सिस्टम लाइब्रेरी रिकवरी क्या होती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आप मैपिंग करते हो एड्रेस स्पेस टू मेमोरी स्पेस की, मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजी की, फिक्स पार्टीशन की, वेरिएबल पार्टीशन की, सेगमेंटेशन की, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट में रहने वाला है। उसके बाद है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, बेसिक फाइल ऑपरेशन, इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, पॉलिसी मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन, इंटरनेट एक्सेस ऑथेंटिकेशन, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी फाइल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूनिट है वो होती है खत्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजिटल की, ठीक है, कि डिजिटल का जो डिटेल सिलेबस है वो आपका क्या रहने वाला है। तो डिजिटल के सिलेबस की बात करें तो डिजिटल में सबसे पहले फंडामेंटल कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। जो आपका नॉर्मल जो 12th क्लास का सिलेबस है वो आएगा, जिसमें आपके डिजिटल क्या होता है, नैंड गेट क्या होते हैं, नोर क्या होते हैं, जो बेसिक गेट्स होंगे, जो आपके यूनिवर्सल गेट हो गए, ठीक है। एक्सनोर क्या होगा, बुलियन एल्जेब्रा क्या होता है, बेसिक डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपके प्राइमरी, ऑक्टल, हेक्सा, साइन नंबर क्या होंगे, कोड्स क्या होंगे, हैमिंग कोड क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन। कॉम्बिनेशन में आपका के मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन, के मैप ऑफ 4 and 5 वेरिएबल्स, फाइन मैस्कीज मेथड, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एडर एंड सबट्रैक्टर, मल्टी प्लायर, कंपैरेटर, पैरिटी जनरेटर, ठीक है, चेकर, कोड कन्वर्टर, प्रियोरिटी एनकोडर, डिकोडर, रेस, हैजार्ड, ठीक है, एसिंक्रोनस बिहेवियर, तो ये सारा आपका सिलेबस है अभी कॉम्बिनेशनल लॉजिक का, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट कह दो या कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कह दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके फ्लिप फ्लॉप या फिर सिक्वेंशियल सर्किट भी कह सकते हो, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फ्लिप फ्लॉप हो गया, सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइंस हो गए, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है काफ़ी सारे हैं, RS हो गया, D हो गया, JK फ्लिप फ्लॉप हो गया, एक्साइटेशन टेबल हो गई सबकी, एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो गए, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हो गए, तो ये सारे आपके फ्लिप फ्लॉप के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद है सिक्वेंशियल में आपका जो सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन में जैसे आपका जो रजिस्टर्स हैं, जिसमें आप जो है सीरियल इन सीरियल आउट करते हो, पैरेलल इन पैरेलल आउट करते हो, पैरेलल इन सीरियल आउट करोगे, सीरियल इन पैरेलल आउट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर हो गया, रैम और रोम हो गया, ठीक है। तो बेसिक आपको काउंटर के अंदर इसके जो पार्ट्स जो होते हैं, यानी कि टाइप्स जो है काउंटर की, एक सिंक्रोनस होता है, एक आपका एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें देखनी है, क्लियर है भाई। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल 5th यूनिट, जिसमें आपके प्रोग्राम से रिलेटेड पार्ट आ गया, जिसमें आपके बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। जिसमें आपकी फंक्शन मेमोरी की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, रियल, फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट करेक्टर्स, स्काई, बेसिक ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आ जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज में क्या आएगा, नोटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग टॉप डाउन डिजाइन, डिकम्पोजिशन इनटू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, सब स्टेप वाइज मेथोलॉजी ऑफ डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद है मेथड जनरेशन ऑफ एल्गोरिथम सॉल्यूशन, जो भी आपकी जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो सब आ जाएगा। मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यूज ऑफ रिकर्जन, जो आपका रिकर्जन है, जो आप C और C++ में पढ़ते हो, रिकर्जन का आप क्या यूज होगा, इंडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो ये आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आ जाएंगी। उसके बाद जो है, उसके बाद आता है आपका
प्रोग्रामिंग यूजिंग मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ करती है, लाइक आपकी जावा जो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जावा के कंसेप्ट आ जाएंगे। जावा में आपका एम्फेजिंग, ठीक है, फॉलोइंग नोटेशन, बिल्डिंग ब्लॉक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, वेरिएबल असाइनमेंट, स्पेसिफाइंग द इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस, कंट्रोल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सीक्वेंसिंग, कंडीशनल लूप, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसीजर मेथड, बेसिक एंड वेक्टर डेटा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड पैकेज। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आ जाएंगी, एडवांस के अंदर, ठीक है। उसके साथ आपका आता है विजुअल बेसिक, वीबी में से क्या आएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत डिटेल में दे रखा है लेकिन अभी तक तो ज़्यादा एग्जाम में नहीं आया है। तो सबसे पहले वही है भाई, वीबी का आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि इंट्रोडक्शन क्या होगा प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा भाई, उसके बाद है अबाउट विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें आपके रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट using visual basic concept of project in visual basic VB project options shared in EXE, ठीक है। active DLL, active EXE, active X control, active S document, EXE, add in VB application wizard IAS explanation, ठीक है, application। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी भाई, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा आपके एग्जाम में भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये आप करोगे, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, उसके साथ आपको DHTML, ठीक है। आपने HTML लैंग्वेज देखी है, अब आपको यहाँ पर DHTML भी करनी पड़ेगी। अब DHTML में आप क्या करोगे भाई, DHTML एप्लीकेशन में आपको जैसे गेटिंग फैमिलियर विद विजुअल बेसिक यूजर इंटरफेस, पुल डाउन मेन्यूज, ठीक है, और टूल बॉक्स प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, फ्रॉम लेआउट विंडो, फ्रॉम इमीडिएट विंडो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग विंडो, रीसाइज और मूविंग करवाने के लिए। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस हैं, आपका जो कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल हो गया, टाइमर हो गया, ड्राइव हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया, डायरेक्टरी हो गया, फिर आपका जो है लिस्ट के अंदर बॉक्स, शेप, लाइन, इमेज, डेटा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो हम नॉर्मल भी पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंगल सिंगल एक एक लाइन में आपको बता रखा है। तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा ही सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वर्जन, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वर्जन की अगर बात करें तो डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, लॉन्ग क्या होगा, सिंगल क्या होगा, डबल क्या होगा, करेंसी, स्ट्रिंग, बाइट, बुलियन, डेटा, ऑब्जेक्ट वेरिएंट, ठीक है, वेरिएबल, नीड टू यूज वेरिएबल्स, डिक्लेयरिंग वेरिएबल, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, स्कोप एंड इन लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। ये सारा आपका कहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। क्लियर है भाई। उसके साथ ही भाई आपका आता है मेन्यू एडिटर, मेन्यू एडिटर भी इसके अंदर आएगा। देखो भाई बस कहने को ये कुछ ज़्यादा ही है, वैसे इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना आप सारे बच्चे की ये क्या भारी भरकम दे दिया, इसलिए मैं आपको जो है ये सिलेबस बता रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या है, ठीक है। ओके इसके बाद देखो भाई मेन्यू एडिटर हो गया, ठीक है। मेन्यू एडिटर में वही है शॉर्टकट मेन्यूज, जो भी आप शॉर्टकट वगैरह यूज़ करते हो तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ADO, DC, DB कॉम्बो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर देखो भाई, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर है आपका मेन, ओके एक सेकेंड भाई। अब डेटा स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन हो गया ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आपके डेटा स्ट्रक्चर का अगर मेन सिलेबस की बात की जाए तो एरे क्या होगा, ठीक है, ट्री क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। तो ये जो है आपका बेस जो है डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग इन द लार्ज इशू, मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी, क्लासेस एंड पैकेज, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड है। उसके बाद ग्राफिकल, GUI, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, इंटरफेसिंग एंड लाइब्रेरी, सेपरेट कंपाइलेशन, लैंग्वेज सपोर्ट एंड उप सब टाइपिंग, इनहेरिटेंस, क्लासेस एंड सब क्लासेस, हेडर फाइल में आपका फंक्शन, टेम्पलेट, ओवरलोडिंग। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रामिंग विद डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के साथ प्रोग्रामिंग में वही सारा सिलेबस है जो मैंने आपको बताया, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का कंसेप्ट भी यहाँ पर ऐड हो जाए, ठीक है। क्लियर है भाई। उसके बाद है C++। में सबसे पहले उप्स के कंसेप्ट आ जाएंगे कि उप्स क्या होता है, उप्स में आपका डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, डीकंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है C++ के थ्रू। तो डेफिनेशन ऑफ क्लास, क्योंकि आप C++ यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली उप्स के कंसेप्ट आएंगे, जिसमें आपकी डेफिनेशन आएगी क्लास की, मेंबर्स, फंक्शन,
तो मेंबर ऑफ अ क्लास डेटा, मेंबर एंड मेंबर फंक्शन मेथड, यूजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक विजिबिलिटी मोड, डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग में आपको जो है किस तरीके से आप डेटा फाइल को हैंडल करोगे, जिसमें आपकी टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, बेसिक फाइल ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट फाइल, क्रिएटिंग एंड राइटिंग इनटू फाइल, रीडिंग एंड मैनिपुलेशन, टेक्स्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल, ठीक है। बाइनरी फाइल क्या होगी, क्रिएशन ऑफ फाइल क्या होगा, राइटिंग डेटा क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। ये भी आपका C++ का ही है। उसके बाद है आपका RDBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही RDBMS कह रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें। और डेटाबेस में हम क्या यूज करते हैं, रिलेशंस का यूज करते हैं, यानी कि टेबल्स का यूज करते हैं, रो एंड कॉलम का यूज करते हैं। दैट्स वाई आज के टाइम पे हम इसको RDBMS कहते हैं, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है भाई क्यों कहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो RDBMS में वही रो क्या होगा, टपल क्या होगा, कार्डिनलिटी क्या होगी, जो आपके नॉर्मलाइजेशन है जिसमें आपकी कीज आप यूज करते हो, वो वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये हो गया, ठीक है, जिसमें आपके रिलेशनल टेबल सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी जो कीज हैं, ठीक है, प्राइमरी की, आपकी फॉरेन की में से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी की इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट की इंपॉर्टेंट है, सुपर की हो गया, अल्टरनेट की हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल आप इसको जो है अपनी 12th क्लास की जो आपने जो आपकी NCERT की बुक है, आप वहाँ से भी एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पर भी डिटेल में है। और मेन आप TGT PGT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पहले जो है अपना 11th 12th की जो NCERT है उनको बहुत अच्छे से कर लेना भाई। अभी 1-2 दिन में जो है आपकी 12th क्लास की NCERT का कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा पोर्शन जो है एक ही वीडियो के अंदर मैं करवाने वाली हूँ, तो आप वहाँ से भी जो है उसको कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे थे DBMS की, तो ये DBMS का सारा दे रखा है, SQL वाला पोर्शन रह गया, जिसमें आपकी जो है नॉर्मल कमांड है, जैसे DML कमांड हो गई, DML कमांड में कौन कौन सी आती हैं, DDL कमांड हो गई, DCL कमांड हो गई, TCL हो गई, ठीक है। तो सारी चीज करवा रखे हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट ईयर भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे भी, ठीक है। उसके बाद है SQL सेलेक्ट कमांड हो गई, अब फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू, तो ये आपका SQL वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर फंक्शंस हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम पूछ लेता है कि फंक्शंस के ऊपर से क्वेश्चन आएगा। ये जो आपके एग्रीगेशन जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, आपके जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैक्स हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया। तो लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा 4 ऑप्शन दे दिए, कि पूछा कि कौन सा नहीं है एग्रीगेट फंक्शन या कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद देखो मैनिपुलेटिंग डेटा ऑफ अ टेबल एंड रिलेशन, किस तरीके से आप टेबल और रिलेशन पे करवाते हो। डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिएशन ऑफ अ टेबल एंड रिलेशन, ठीक है। उसके बाद देखो बिजनेस कंप्यूटिंग। बिजनेस कंप्यूटिंग के अंदर भी जो है आपके एक तो जो हमने DBMS के जो कई कंसेप्ट पढ़े थे वही आ जाएंगे। देखो भैया अभी बता देती हूँ क्या क्या आने वाला है यहाँ पर। बिजनेस कंप्यूटर के अंदर देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सारा का सारा वही DBMS वाला ही है, कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये हमने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा मॉडल्स, एंटिटी ER मॉडल, एंटिटी एंड एंटिटी सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद मल्टी वैल्यूड रिलेशनशिप, 1 to 1 1, ये सारी चीजें हम DBMS के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। तो बिजनेस कंप्यूटिंग इज नॉट अ, अब ये मत सोचो कि पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, वही वही आपके DBMS और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मिले जुले सब्जेक्ट है, टॉपिक्स हैं, वही है, ठीक है। फिर यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड, डेटाबेस, बैक एंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर चुके हैं, ओके। तो बिजनेस कंप्यूटिंग को आप अगर आप वो भी कर रहे हो तो निगलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो भाई ये वही SQL वाला आ गया, DBMS हो गया, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो मेटा डेटा क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग मॉडलिंग लैंग्वेज लाइक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बिजनेस कंप्यूटिंग नथिंग आपका जो है DBMS और SQL का मिला जुला पार्ट है, ठीक है। क्लियर है भाई, ओके। इसके बाद देखो वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, HTML चाहिए, CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। अब वही है यहाँ पर, वही आपका जो है पूरा HTML डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो HTML है ये पूरा, बेसिक टैग हो गए, क्रिएटिंग लिंक्स हो गए, कैसे करवाते हो, ठीक है। इमेज टैग वगैरह हो गए, हाइपर लिंक कैसे करवाते हो, फिर आपका जो है लेंथ आप किससे करवाते हो,
SUB जो है सुपरस्क्रिप्ट SUP, सबस्क्रिप्ट आपका ये हो गया, ठीक है। क्या होते हैं, शॉर्टकट की क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका वेब ऑथराइजिंग यूजिंग HTML, ठीक है। तो किस तरीके से करवाएंगे भाई, तो यहाँ पर जो है आपका टेबल्स हो गए, TH TR, ये सेल पैडिंग क्या होगा, स्पेल स्पेसिंग क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको HTML वाले पार्ट में करवा चुकी हूँ। HTML मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, कंप्यूटर डेटा स्ट्रक्चर हमने OS कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जो है वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही आपके फॉर्म टैग आ गए, ठीक है। तो ये सारा आपका HTML ही है, ठीक है। उसके बाद है डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो डायनामिक HTML डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में यूज किया जाता है, वहीं पर इसका कंसेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आपकी CSS है। CSS जो होती है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो कि आपके वेब पेज को और अच्छा से इंट्रैक्ट करती है, ठीक है। HTML ने नॉर्मल पेज क्रिएट किया, CSS जैसे होता है ना कि हम PPT बनाते हैं, तो हमने ऊपर वाले पोर्शन को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है। उसके बाद जो है कहीं कहीं पर हमने कलरफुल डायग्राम अच्छे से बना दिए, तो वही सारी चीज़ें हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं भाई, डोम, ठीक है, सॉरी CSS, ठीक है। तो CSS वाले पार्ट में आएगा ये CSS हो गया आपका। इस CSS में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आता है आपका XML, ठीक है। XML जो होती है वो एक्सटेंशियल मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल सपोर्टिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन कंपैटिबल विद HTML। XML डॉक्यूमेंट आर रिजेंबल क्लियर टू द लेप्सन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ XML, स्ट्रक्चर क्या होगा, नेमिंग रूल क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंटिटी कंटेंट मॉडल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी भी आपकी XML के अंदर। क्लियर है, ओके। उसके साथ ही नीचे देखो भाई ASP क्या होता है, ASP जो है नॉर्मल है भी कंसेप्ट ASP के, यूनरी बाइनरी, ठीक है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन किस तरीके से होती है, जो नॉर्मल आपने जो है C++ में भी दिखा है, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, डेटा, बुलियन, कंकरेंसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। उसके बाद आता है आपका फंक्शंस में आपके जो है ABS, ये जो फंक्शन दे रखे हैं ना भाई, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। इन फंक्शन को अच्छे से कर लेना, किस किस पर्पस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको एक कॉपी में लिख लेना, और किस किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी लिख लेना, ठीक है। एरे क्या होता है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एरे आपको बताना है, ठीक है। उसके साथ ही एक सेकेंड भी, उसके साथ ही मुझे यहाँ पर जो है कंट्रोल्स, ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट है, इफ़ जो आपने लूप लगाते हैं ना, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो ये आपके कंट्रोल लूप ही होते हैं, एक तरीके से कंट्रोल्स ही करवाते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ओके भाई। उसके बाद देखो हाँ जी, लास्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। लास्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि आपका एज इट इज़ जो है वो आपका ट्वेल्थ क्लास का NCERT का सिलेबस है, ठीक है। तो 12th क्लास के NCERT के सिलेबस में 5th यूनिट है भाई कंप्यूटर नेटवर्क की। उसके अंदर आपके 4 चैप्टर गिवन है, ठीक है। 4 चैप्टर गिवन है, जिसमें आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग है, क्या होता है, स्विचिंग क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या है, डिवाइसेस क्या होंगे, सिक्योरिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस की जाती हैं भाई कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। पूरा का पूरा जो है आपका 12th क्लास का सिलेबस है, ठीक है। तो 12th क्लास का सिलेबस है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी में वही है, साइबर लॉ क्या होता है, फायरवॉल क्या होगी, कुकीज, हैकर्स, ये सब चीज़ें, क्रैकर क्या होते हैं, तो यही सारा सिलेबस आपका किसका है भी 12th क्लास NCERT का। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी सभी बच्चों को कि जो ना नेक्स्ट आपकी 12th क्लास की NCERT की कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास होगी, उसको कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। इसी के साथ जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होता है भी TGT का। इसी के साथ हमारा TGT का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। TGT के सिलेबस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और अब जो है आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, ताकि जो है आप विद इन 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स जब भी एग्जाम हो, आप एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।